थोड़ा सा पूछ रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर अल्फा और बीटा चेन क्या है। तो बहुत ही आसान, जैसे आपने जैसे पढ़ा है, और आप सिंपल सी पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा अगर आप तवज्जो देंगे या फोकस देंगे समझ में आ जाएगी चीज। जैसे ये ग्लूकोज जो मोनोमर होते हैं पॉलीमर के अंदर या किसी भी डाइसेक्राइड के अंदर, तो ग्लूकोज में ये कार्बन नंबर 1 है, OH ग्रुप अगर डाउनवर्ड है तो ये अल्फा ग्लूकोज हो जाएगा। और इसी तरह से ये बीटा ग्लूकोज है, बीटा ग्लूकोज अगर अपवर्ड है, इतनी सी छोटी सी चीज है, अपवर्ड है, तो उसे हम कहेंगे बीटा ग्लूकोज कहेंगे, तो उससे हम कहेंगे बीटा ग्लूकोज कहेंगे। जैसे स्टार्च जो होता है, स्टार्च एक चीज बहुत ही आसान है, स्टार्च उसके जो मोनोमर है वो अल्फा ग्लूकोज होंगे। और इसी तरह से जो सेलुलोज है, सेलुलोज के अंदर अगर आप देखेंगे बीटा ग्लूकोज जो है, बीटा ग्लूकोज ये सेलुलोज के पॉलीमर जो है बीटा ग्लूकोज के होते हैं। छोटी सी पॉइंट है, ठीक है। तो इसी तरह से आपने नोट किया। अब हम आएंगे नेक्स्ट बायोमॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटीन। और प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जो पॉइंट्स होंगे एंटिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हम एसटीबी एज वेल एज एनटीबी को डिस्कस करेंगे। जैसे एसटीबी के अंदर जैसे टोकिन टाइप के सवाल है, टोकिन टाइप के सवाल, जैसे प्रोटियो, प्रोटियो रेफर्स टू फर्स्ट प्रोटीन, फर्स्ट रैंक इसका वर्ड मीनिंग है। डिस्कवरर का नेम जैसे बर्जीलियस 1838, और इसी तरह से इसकी इंपॉर्टेंस मर्लर ने 1883 के अंदर दी थी। तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन जिनकी कोई लॉजिक नहीं, आपको मेमोराइज करना है, क्रैमिंग करना है, याद करना है, ठीक है। वर्ड मीनिंग क्या है, नेम किसने दिया, और इसकी सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस किसने बताई थी। ये 3 पॉइंट्स जो है एसटीबी के अंदर आपको मिलेंगे। एसटीबी के अंदर वो उनको आप याद करेंगे। पेज नंबर 24 पे फर्स्ट पैरा है, उसमें मौजूद है ये 3 टर्म्स, जैसे आप याद करेंगे। उसके बाद जैसे आप देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उसमें कार्बन जो है मेन एलिमेंट होता है बेसिक स्केलेटन के अंदर, और बाकी उसकी कोवेलेंटली बॉन्डेड विद हाइड्रोजन जरूर होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। तो प्रोटीन अगेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, बट इसके साथ साथ और कौन सा एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड समटाइम्स सल्फर भी होते हैं, समटाइम्स सल्फर भी होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट के अंदर आपने देखा कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बट जैसे आप प्रोटीन में आप देखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड समटाइम्स सल्फर। तो ये 6 एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें 98% आप बायोमॉलिक्यूल बनाते हैं, ये 6 एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर, ये 6 एलिमेंट्स तकरीबन 98% ऑफ द बायोमॉलिक्यूल बनाते हैं। तो 6 एलिमेंट ये प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं। ये 6 एलिमेंट डिफरेंट इनकी कंसंट्रेशन रेशियोज होते हैं, तो उसमें ये प्रोटीन पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। अगेन हम थोड़ी सी एसटीबी की तरफ आएंगे कि यानी प्रोटीन के सोर्सेज क्या हैं। जैसे डाइट के हवाले से बताया गया है, मिल्क है, एग है, मीट है, तो ये प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं। इसी तरह से कहाँ पे प्रोटीन पाए जाते हैं, ये भी जैसे ओवरऑल फंक्शंस ऑफ प्रोटीन में आ जाता है, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन में आ जाता है, हम डिस्कस भी करेंगे। जैसे हीमोग्लोबिन है, एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं काफी सारे, इसी तरह से जो हम मसल्स हैं, तो ये इनकी आखिर में एक चार्ट के अंदर हर एक प्रोटीन का काम क्या है उसके अंदर जैसे आ जाएंगे, तो यानी ये उसकी इंपॉर्टेंस आ जाएगी। तो हमारे एसटीबी बुक के अंदर, एसटीबी बुक के अंदर जैसे इसकी एक सोर्स दिया गया है, प्रोटीन का सोर्स क्या है और उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, छोटी सी 2 लाइन है, इनको भी जरा देखेंगे। बट जो अब हम आते हैं एनटीबी के हवाले से आएंगे, मेन फोकस जो एनटीबी पे हम देते हैं, एनटीबी। तो एनटीबी की जो पॉइंट्स हैं, ये एनटीबी की पॉइंट्स हैं। एनटीबी के हवाले से अगर आप देखें, केमिकली प्रोटीन्स डेफिनेशन तो ये दीज आर कॉल्ड पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। जैसे आपको याद है, जैसे सैकराइड्स और मोनोसैकराइड्स जैसे आपने पढ़े थे, मोनोसैकराइड्स जो पॉलीसैकराइड के बेसिक यूनिट है, पॉलीमर जैसे हम कहेंगे पॉलीसैकराइड, और इसका जो मोनोमर हम कहेंगे वो मोनोसैकराइड है। उसके बाद जैसे प्रोटीन्स हैं, तो प्रोटीन्स जो पॉलीमर हैं उनके मोनोमर्स को हम कहेंगे अमाइनो एसिड। उसके बाद लिपिड्स हैं, लिपिड्स पॉलीमर हैं और उनके मोनोमर्स को हम कहते हैं फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए जो होते हैं ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं, और इनके मोनोमर को हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड कहेंगे सिंपली। तो आपको पता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं वो छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स और बेसिक यूनिट्स के जो बने होते हैं हर एक कंपाउंड के अंदर, जिसे हमने देखा कि उनका बेसिक यूनिट भी होता है। तो इसी तरह से प्रोटीन की जो बिल्डिंग है दैट इज बेस्ड अपॉन अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स आर बेस्ड अपॉन अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स जैसे 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड होते हैं,
जैसे हम नोट करते हैं कि जैसे इंग्लिश की अल्फाबेट है उसमें 26 लेटर है, इसी तरह से 26 लेटर में से लाखों की तादाद में न्यू वर्ड्स हम न्यू कॉम्बिनेशन से बन सकते हैं 26 लेटर से। जैसे कोई 3 लेटर्ड वर्ड है, कोई 4 लेटर्ड है, इससे इस तरह से जो डिक्शनरीज बनी हुई है। तो सिमिलरली प्रोटीन्स जो है 20 टाइप्स बेसिक अमाइनो एसिड है, और देन हर एक प्रोटीन की लेंथ अलग होती है और उसकी सीक्वेंस अलग होती है अमाइनो एसिड की। इस वजह से डाइवर्स टाइप की जो जितने भी प्रोटीन्स हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीजन देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। बेसिक जो इनका कंपोनेंट है प्रोटीन का वो अमाइनो एसिड है। इस वजह से प्रोटीन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड। पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड, अगर बायोलॉजिकली इसकी डेफिनेशन देखी जाए कि प्रोटीन क्या है, तो सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे प्रोटीन्स आर द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड। पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाएगा अमाइनो एसिड्स के दरमियान, और एक लॉन्ग चेन जैसे बन जाएगी तो पॉलीमर बन जाएगा, तो इसे हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड। जिसे हम सिंपल वर्ड्स में प्रोटीन को ऐसे भी कह सकते हैं, प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। और बॉन्डिंग होगी अमाइनो एसिड के दरमियान, जैसे आपने प्रीवियसली पढ़ा ग्लूकोज के दरमियान जो बॉन्डिंग थी, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और बॉन्डिंग थी। तो इस तरह से इनमें जो बॉन्डिंग होगी उसे हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड और अमाइड बॉन्ड कहेंगे। आज देखेंगे किस तरह से बनता है। और प्रोटीन का मेन यूनिट, बेसिक यूनिट जैसे अमाइनो एसिड होता है, उसकी भी स्ट्रक्चर नोट करेंगे। तो यहाँ पे है कि ओनली डिफाइंड एज द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन्स में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड और मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड। एनटीबी की पॉइंट है जस्ट। उसके बाद जैसे नेक्स्ट जो एनटीबी के हवाले से, अगेन ये एनटीबी की पॉइंट्स है। तो अमाइनो एसिड जिसे हम कहते हैं बेसिक यूनिट कहते हैं, या फंक्शनल जो पार्ट, जैसे हम कहें बेसिक यूनिट है किसी भी प्रोटीन का अमाइनो एसिड है। ऐसे जिस तरह से हमने नोट किया कि कोई भी बिल्डिंग है, उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक, जैसे एक सिंगल ब्लॉक उससे बिल्डिंग बनी हुई है, तो इसी तरह से प्रोटीन्स जो होते हैं उनका बेसिक यूनिट है वो है अमाइनो एसिड। तो प्रोटीन and there are many kinds known to occur, but only 20 types of amino acids are found in proteins। 20 types। आजकल जैसे मॉडर्न बुक्स हैं उनमें 21 लिखा हुआ है, किन किन जगहों में 21 भी लिखा हुआ है, बट हम अपने बुक्स के हवाले से चलेंगे तो उसमें जो है देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स हैं जो जाहिर अमाइनो एसिड, जैसे हमने इंग्लिश के अल्फाबेट के हवाले से नोट किया था, तो उसमें मेनी वर्ड्स बन जाते हैं लेंथ के हवाले से, और सीक्वेंस है इस तरह से। तो द अमाइनो एसिड्स आर बिल्ट ऑन द कॉमन प्लेन। कॉमन प्लेन की मीनिंग ये होती है कि कोई भी अमाइनो एसिड होगा उसमें जैसे सेंटर में जैसे कार्बन एटम होगा, एक तरफ से अमाइनो ग्रुप होता है, एक तरफ से कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप होगा, और इसी तरह से एक H होगा, यहाँ पे एक जो है R, दैट इज द रेडिकल। रेडिकल इज वेरिएबल, ये वेरिएबल होता है। जो 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स हैं ये इस R ग्रुप पे डिपेंड करते हैं। आर ग्रुप रेडिकल वेरिएबल है, इसमें डिफरेंट होगा। जैसे हमारे एसटीबी बुक के अंदर 3 अमाइनो एसिड है, उनमें आर ग्रुप बताया गया है कि कौन से अमाइनो एसिड में कौन सा आर ग्रुप है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल भी है, मेनी टाइम क्वेश्चन भी आ चुका है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहरहाल तो कॉमन प्लेन ये है कि प्रोटीन जैसे अमाइनो एसिड के बने हुए अमाइनो एसिड के 20 टाइप्स हैं, और जो अमाइनो एसिड की जो स्ट्रक्चर है वो सबके लिए एक जैसी है सवाए आर ग्रुप के। यानी जैसे इस कार्बन को जैसे अल्फा कार्बन भी कहते हैं। कार्बन एक साइड पे कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप होगा, दूसरे साइड पे अमाइनो एसिड है H, और ये R ग्रुप। तो ईच कंटेन्स कार्बन एटम, उसे हम अल्फा कार्बन कहेंगे, और इसमें एक हाइड्रोजन एटम होगा, एक अमाइनो ग्रुप होगा, एक कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप होगा, एंड अ वेरिएबल ग्रुप नोन एंड R ग्रुप अटैच टू इट। तो यानी इसी तरह की स्ट्रक्चर हम डिस्कस भी करते हैं। तो इसमें एक जैसे आर ग्रुप भी अटैच होता है, इसकी बेसिस पे देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। इस वजह से 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड है। तो आर ग्रुप हैज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर इन ईच ऑफ द 20 biological important amino acid and determines their individual chemical properties। two simple amino acids that glycine and alanine, जैसे ये नेम है, बट हम आगे चलते हैं कि किस तरह से इनकी अरेंजमेंट है, और कौन कौन से अमाइनो एसिड्स जो होते हैं उनके अंदर, जैसे हर एक के अंदर आर ग्रुप के अंदर क्या डिफरेंस है या वेरिएशन है, कि हाउ वन अमाइनो एसिड इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर अमाइनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप। ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप, आर ग्रुप की बेसिस पे अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से डिफरेंट है। ठीक है, जैसे ये ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन के अंदर ओनली H R ग्रुप है,
एलेनिन है तो CH3 है, और सीरीन है CH2OH है। वरना अदरवाइज आप देखें ये अल्फा कार्बन मौजूद है, अमाइनो ग्रुप मौजूद है, कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप मौजूद है, H आयन हाइड्रोजन आयन, अमाइनो ग्रुप कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप H आयन, बट रेडिकल जो है उसमें डिफरेंस की वजह से 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड बनते हैं। सो ईच अमाइनो एसिड कंसिस्ट ऑफ कार्बन एटम, अल्फा कार्बन, और उसके साथ हाइड्रोजन एटम भी, अमाइनो ग्रुप भी है, कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप भी है, एंड वेरिएबल नोन एज आर ग्रुप। और आर ग्रुप के बेसिस पे जैसे कितने, जैसे हमारे हमारे टेक्स्ट बुक में STB के अंदर ये तीनों की जो है डायग्राम भी मौजूद है। ग्लाइसिन उसमें आर ग्रुप H है, एलेनिन उसके अंदर आर ग्रुप CH3 है, सीरीन उसके अंदर आर ग्रुप CH2OH है। इसी तरह से एक यहाँ पे जैसे कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप है, उसको जैसे कैसे लिखा जाता है, कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप को C डबल बॉन्ड O एंड एक तरफ से C सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप, इससे कहेंगे कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप। और अमाइनो ग्रुप पे NH2, जैसे NH2 को इस तरह से भी लिखा जाता है NH2। केमिस्ट्री के अंदर आपने जैसे पढ़ा होगा, एक कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप, दूसरा है अमाइनो ग्रुप, कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होगी, इसको आपको आगे जैसे बॉन्डिंग बनेगी तो इनमें दोनों एंड्स का या दूसरे नए अमाइनो एसिड लिंक होंगे, तो उस वक्त पेप्टाइड बॉन्ड और अमाइड बॉन्ड बनता जाएगा, तो इनकी सिग्निफिकेंस और वैल्यू है। जैसे COOH को हम कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप को ऐसे लिख सकते हैं, COOH सेम है, C डबल बॉन्ड O एंड OH। और अमाइनो ग्रुप जैसे NH2 है, तो इस फॉर्म में भी ये अमाइनो ग्रुप है। बाकी ये सेंटर में ये जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन, और साइड चेन दैट इज आर रेडिकल, रेडिकल दैट इज वेरिएबल। और वेरिएबल के हवाले से ये 3 क्वेश्चंस हैं जो आपको, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया, आपको हर हालत में इनको याद करना है, क्रैमिंग करके याद करना है, मेमोराइज करना है। कौन से, ये ग्लाइसिन के अंदर जैसे आर ग्रुप, ग्लाइसिन के अंदर आर ग्रुप H है, एलिनिन के अंदर CH3 है, और सीरीन के अंदर CH2OH है। ये 3 जो है अमाइनो एसिड के आर ग्रुप को आपको याद करने। होपफुली आपने इस पॉइंट को नोट किया होगा कि ये चीजें आपको याद करनी है, ये चीजें आपको याद करनी। इसी तरह से नेक्स्ट जो हम आते हैं कि अगेन एक अमाइनो एसिड की जैसे सेम, वही सेम डायग्राम अभी हमने डिस्कस की है अमाइनो एसिड, बट हम आएंगे कि फर्दर जो है इसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है, जैसे वन अमाइनो एसिड इज लिंक्ड विद अनदर अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड के साथ लिंक होता है या बॉन्डेड होता है केमिकली। जैसे आपको पता है कि प्रोटीन के अंदर थाउजेंड्स की तादाद में जैसे अमाइनो एसिड होते हैं, वो सारे अमाइनो एसिड किस बॉन्ड के जरिए लिंक होते हैं, वो बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड और अमाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड और अमाइड बॉन्ड। जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट के पॉलीमर्स में देखा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और बॉन्ड थी ऑक्सीजन एटम के जरिए, दो जिस तरह से ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में लिंक्ड थे, इसी तरह से यहाँ पे एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ लिंक होगा। वन अमाइनो एसिड इज लिंक्ड विद अनदर अमाइनो एसिड बाय जो है पेप्टाइड बॉन्ड और अमाइड बॉन्ड हम कहेंगे। तो यानी ये बहुत ही ऐसे छोटे छोटे सवाल होते हैं, एंट्री टेस्ट के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। ये जो जैसे चार जो पॉलीमर या मैक्रो मॉलिक्यूल है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो आपको हर हालत में याद करना चाहिए। जैसे अगेन दोबारा मैं बता देता हूँ, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के दरमियान होगी, प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड होगा उससे हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड और अमाइड बॉन्ड। फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोलिपिड के यूनिट होते हैं, इनके दरमियान जो है ईस्टर बॉन्ड बनता है। और इसी तरह से न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, डीएनए या आरएनए की स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड पे बेस्ड है, उसमें फास्फोडाई ईस्टर बॉन्ड होता है, फास्फोडाई ईस्टर बॉन्ड होता है। तो चार किस्म की ये बॉन्ड्स हैं, ये आप जो मैक्रो मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या पॉलीमर्स जो है उनके अंदर जाहिर है मोनोमर्स होंगे, कैसे लिंक होंगे, तो यकीनन इन चार नेम्स को आपको याद करना चाहिए। इनमें से कोई भी क्वेश्चन टेस्ट में आ सकता है। तो उसके बाद नेक्स्ट है कि ये पेप्टाइड बॉन्ड जैसे डाईपेप्टाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड, डाई एक टर्म है डाईपेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड। डाई लफ्ज की मीनिंग ये टू है और पॉली लफ्ज की मीनिंग है मेनी है। तो डाईपेप्टाइड्स and polypeptides are found by the condensation of amino acid on ribosome under the instruction of mRNA which takes this instruction from DNA। और जैसे कि आपको पता है, खास तौर पे जो यहाँ पे इंट्री टेस्ट के स्टूडेंट बैठे हैं उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की, तैयारी भी टेस्ट की कर ली थी जीन एक्सप्रेशन की, तो उनको सबको पता है कि मैसेजेस इंफॉर्मेशन सारी डीएनए के अंदर होती है प्रोटीन बनाने के लिए, और डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होती है। जस्ट हमने तो एक वर्ड ट्रांसक्रिप्शन अभी कह रहे हैं, डीएनए से एमआरएनए बनता है, बट इन्होंने पढ़ा है, इनको पता है कि कितनी ज्यादा एक हार्ड टॉपिक थे जो उन्होंने अच्छी तरीके से पढ़ लिए थे। चैप्टर माइनस हो गया।
बहरहाल डीएनए से एमआरएनए की तरफ, और एमआरएनए से जो देन जो एमआरएनए राइबोसोम की तरफ जाता है, और राइबोसोम में जैसे अमाइनो एसिड लिंक होते जाएंगे और एक पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड। आपके साथ जो हाफ इंट्री टेस्ट वाले बच्चे हैं उनके लिए शायद छोटी चीज है, जो फुल इंट्री में जिन्होंने मेहनत की थी, बड़ा रियली आपकी जो हार्ड वर्किंग है, आई अप्रिशिएट योर हार्ड वर्किंग कि आपने इतनी अच्छी तरह से इस टॉपिक को पढ़ा था। फीडबैक मौजूद था हमारे पास, तो यकीनन आपने बहुत ही अच्छा पढ़ा था। तो वही सेम बात हो रही है कि यानी जो प्रोटीन बनने का जो अमल होगा उसके लिए इंस्ट्रक्शन सारी जो है डीएनए के अंदर मौजूद है, और डीएनए अपनी सारी इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए को दे देता है। मैसेंजर आरएनए जो राइबोसोम की तरफ आता है, जैसे प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अलग अलग नहीं है, वही उसी साइटोप्लाज्म के अंदर हो जाएगा। बट एमआरएनए जिससे आपको पता है न्यूक्लियोपोर से निकल के राइबोसोम की तरफ आता है जो साइटोप्लाज्म में मौजूद है, वहां पे ट्रांसलेशन का अमल होता है, और जिसके रिजल्ट में एमआरएनए के अंदर जो कोडॉन्स मौजूद है उसकी अकॉर्डिंगली, उसकी सीरीज की अकॉर्डिंगली, सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली अमाइनो एसिड लिंक होते जाएंगे और एक पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड बनती है जिसे हम कहते हैं प्रोटीन कहते हैं। तो ये जो पॉइंट है वो मींस जीन एक्सप्रेशन से ही रिलेटेड है, जैसे कि प्रोटीन से किस तरह से बनते हैं, प्रोटीन के लिए जो डायरेक्शंस कहाँ से आती हैं, वही पॉइंट डिस्कस है कि यानी कि अमाइनो एसिड ऑन द राइबोसोम फाउंड बाय द, ये पॉलीपेप्टाइड या डाइपेप्टाइड जो भी है, फाउंड बाय द कंडेंसेशन of amino acid on the ribosome under the instruction of mRNA which takes these instruction from DNA। mRNA instruction कहाँ से लिए, डीएनए से लिए। डीएनए अपनी सारी इंफॉर्मेशन मैसेजेस दे देता है किसको, मैसेंजर आरएनए को इंफॉर्मेशन। उसके बाद ड्यूरिंग दिस प्रोसेस व्हेन एन अमाइनो एसिड रिएक्ट्स विद अनदर अमाइनो एसिड, the acid are the acid OH from carboxylic acid group of one amino acid and H from amino group of other amino acid are and liberated in water molecules as a result of which bond is established between C of carboxylic acid and N of amino acid। C of carboxylic acid and N of amino acid सारी डिटेल हम इलस्ट्रेशन में डिस्कस करते हैं। of two amino acid called peptide bond, hence the product of two amino acid formed known as dipeptide। dipeptide एनटीबी में एक नया टर्म है, एनटीबी का एक नया टर्म है, और ये इस सारी प्रोसेस को एक सिंगल डायग्राम के जरिए समझेंगे। कैसे, जैसे OH कहाँ से आ रहे हैं, H कहाँ से आ रहा है, और पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बना, पेप्टाइड बॉन्ड बनने का अमल, पेप्टाइड बॉन्ड बनने का अमल। तो इसी तरह से पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड बनने का जो अमल है, जैसे आपको पता है कि एक अमाइनो एसिड, वन अमाइनो एसिड लिंक्ड विद अनदर अमाइनो एसिड। जैसे एक अमाइनो एसिड है, ये एक अमाइनो एसिड है और ये इसका दूसरा हम अमाइनो एसिड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अनदर अमाइनो एसिड है, अनदर अमाइनो एसिड। तो ये आपको पता है कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को C डबल बॉन्ड OH से लिखते हैं, और दूसरे एंड पे अमाइनो ग्रुप होता है तो उसे हम NH2 भी कहते हैं, NH2 हुआ, ये रेडिकल R है, ये हाइड्रोजन है। इसी तरह से ये सेम दूसरा जो अमाइनो एसिड है, ये जैसे इसमें R रेडिकल हुआ, और जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है तो उसको C डबल बॉन्ड O एंड H लिखते हैं, और इसी तरह से H हाइड्रोजन, और यहाँ पे NH2 है तो NH2 है तो N और H, और ये दूसरा अमाइनो एसिड। अब जो लिंकेज या बॉन्ड जो बनेगा, लिंकेज या जो बॉन्ड बनता है वो इस H एंड OH, H एंड OH एंड से, H एंड OH जो आपस में मिलके क्या बन जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल बन के रिमूव होगा, और यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा। किसके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा, जैसे देखें कार्बोक्सिलिक का C डबल बॉन्ड O है और अमाइनो ग्रुप का क्या रह जाएगा, H रह जाएगा। इस तरह से जो बॉन्ड बना है उसे हम कहेंगे ये पेप्टाइड बॉन्ड है या अमाइड बॉन्ड है। जाहिर है H एंड OH ये आपस में मिलके जैसे मिलके जो वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ तो बाकी दोनों तरफ से क्या बचा है, दोनों तरफ से जो है बचा है, यहाँ पे आप जैसे देखें C, यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि C है, इस तरफ से C है, डबल बॉन्ड O है, और ये तो वाटर मॉलिक्यूल बन गया है। और वाटर मॉलिक्यूल बनने के बाद जैसे एक बॉन्ड बना है किसके दरमियान, जैसे दूसरा जो अमाइनो एसिड है, दूसरा अमाइनो एसिड H इसका रिमूव हो गया वाटर मॉलिक्यूल के साथ जैसे बन के, बाकी N और H, ये जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को हम कहेंगे पेप्टाइड और अमाइड बॉन्ड।
बाकी दोनों तरफ से जैसे अमाइनो एसिड के कंस्टिट्यूएंट है, बाकी अमाइनो एसिड के कंस्टिट्यूएंट है। कैसे? जैसे N है तो आगे देखें ये C है, H भी मौजूद है, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और ये R जो इसका मौजूद है। बाकी इस तरफ देखेंगे इस अमाइनो एसिड की बाकी रिमेनिंग पार्ट है, जैसे ये देखिए कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, और ये इसका R हुआ, ये अमाइनो ग्रुप हुआ NH। तो यानी ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, इस बॉन्ड को हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड और अमाइड बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड और अमाइड बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड और अमाइड बॉन्ड। ये सेम ऐसी इलस्ट्रेशन जैसे मौजूद है, जैसे COH, जैसे COH OH ग्रुप है एक अमाइनो एसिड का, इसी तरह से ये दूसरा अमाइनो एसिड है उसका, जैसे ये OH है, H एंड OH वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हुआ। तो अब देखिए बॉन्ड, जैसे एक अमाइनो एसिड का N जो है उसका ये H पार्ट रह गया, N का H पार्ट रहा है, और इसी तरह से दूसरा जो C डबल बॉन्ड O, बाकी बीच में जो दरमियान ये बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को हम कहते हैं कि ये पेप्टाइड बॉन्ड है या अमाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड और अमाइड बॉन्ड है। इस तरह से यानी पेप्टाइड और अमाइड बॉन्ड बनता है, जिसमें आपको जैसे टेक्स्ट के अंदर आपने जैसे पढ़ा था, टेक्स्ट के अंदर जैसे OH ग्रुप कहाँ से आता है, एक अमाइनो एसिड होगा उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा उसका OH है। H कहाँ से आता है, एक दूसरा जो अमाइनो एसिड होता है उसका जो अमाइनो ग्रुप है उसका H होता है। H एंड OH वाटर मॉलिक्यूल बन के रिमूव हुआ कंडेंसेशन के अंदर। आपको पता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्रोसेस के में आपको पता है फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। यकीनन जब फॉर्मेशन का प्रोसेस होगा, बॉन्ड बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल बन रिलीज होता है, तो इससे हम कहते हैं कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन सिंथेसिस वही सेम प्रोसेस है कि यानी एक पॉलीमराइजेशन का जो अमल हो रहा है, पॉलीमर बन रहा है, तो मोनोमर आपस में लिंक होते जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता जाएगा, बॉन्ड बनता जाएगा। तो वही सेम चीज है, H एंड OH जो अब वाटर मॉलिक्यूल बना है, रिलीज हुआ, बाकी रिमेनिंग जैसे ये C पार्ट था तो C डबल बॉन्ड O, और बाकी ये H तो रिमूव हो गया, और N और H और ये जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को हम कह रहे हैं कि ये जो है पेप्टाइड बॉन्ड है, या जिसे हम अमाइड बॉन्ड भी कहते हैं, पेप्टाइड और अमाइड बॉन्ड और लिंकेज। तो इसी तरह से जो यानी एक यूनिट जो बना है जिसमें दो अमाइनो एसिड्स हैं, तो इसे हम कहेंगे डाईपेप्टाइड। तो इसे हम कहेंगे डाईपेप्टाइड। तो यानी डाईपेप्टाइड में दो अमाइनो एसिड है, उनके दरमियान एक बॉन्ड है जिसे हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड और अमाइड बॉन्ड। यही डेफिनेशन जो हमने थोड़ी देर पहले जो इससे प्रीवियस जो हेडिंग थी उसमें लास्ट लाइन के अंदर मौजूद है, होपफुली आपने इसको नोट किया होगा, टेक्स्ट बुक में भी ऐसी चीजें मौजूद हैं। बट हम जैसे प्रीवियस पॉइंट को देखना चाह रहे हैं, प्रीवियस पॉइंट को जैसे ये है कि टू अमाइनो एसिड जब लिंक होते हैं तो उसमें टू अमाइनो एसिड की लिंकेज की वजह से, ठीक है ना, टू अमाइनो एसिड आर फॉर्म्ड इज नोन एज डाईपेप्टाइड। दो अमाइनो एसिड दरमियान में क्या आया, बॉन्ड आया, उस बॉन्ड को हम कहेंगे जैसे पेप्टाइड बॉन्ड और अमाइड बॉन्ड। तो इस तरह से एक डाईपेप्टाइड बन गया। हेडिंग क्या थी? हेडिंग थी डाईपेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड। इसी तरह से दो अमाइनो एसिड आपस में जैसे लिंक हुए, बॉन्ड बन गया, पेप्टाइड और अमाइड बॉन्ड, और ऐसी स्ट्रक्चर है उसे हम कहेंगे डाईपेप्टाइड। इसी तरह से यानी यकीनन एक अनदर अमाइनो एसिड भी लिंक होगा, बिकॉज प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड, तो अनदर अमाइनो एसिड लिंक होगा, तो ये बन जाएगा ट्राइपेप्टाइड के बाद नेक्स्ट जितने भी अमाइनो एसिड अब लिंकेज होती जाएगी तो उसे हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड। तो नेक्स्ट हमारे एनटीपी के अंदर ये टर्म मौजूद है, ट्राइपेप्टाइड, देन जो है पॉलीपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड। मोरओवर एक और इलस्ट्रेशन के जरिए आप जैसे देखें कि किस तरह से इनकी जो बॉन्डिंग और लिंकेज होती है। जैसे एक अमाइनो एसिड है जिसका नेम है, अमाइनो एसिड का नेम है ग्लाइसिन अमाइनो एसिड, ये ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है, और ये एलेनिन अमाइनो एसिड है, ग्लाइसिन और एलेनिन अमाइनो एसिड है। ग्लाइसिन के अंदर जैसे आपको पता है कि वेरिएबल H है, एलेनिन में जैसे वेरिएबल या रेडिकल CH3 है। तो एक अमाइनो एसिड है उसका जैसे कार्बोक्सिलिक का OH ग्रुप, दूसरा अमाइनो एसिड है जिसका H एंड OH वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज हुआ, और अब क्या हुआ, उनकी एक बॉन्ड बन गया, जिससे बॉन्ड किसके दरमियान, N जैसे वो C के साथ लिंक हो गया, यही सेम डबल बॉन्ड O वाला है, और NH, तो इसी तरह से ये एक डाईपेप्टाइड बन गया है। तो इसी तरह से एक डाईपेप्टाइड लिंकेज बनती है। डाईपेप्टाइड लिंकेज दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान होगी तो उसे हम कहेंगे डाईपेप्टाइड। अब जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी में आप जैसे देखेंगे
ट्राईपेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड है। जैसे बट उससे पहले ट्राईपेप्टाइड पढ़ने से पहले जैसे आप देखें हर एक अमाइनो एसिड के जैसे दो एंड है। जैसे आपने क्या नोट किया था, आपने ये नोट किया था जैसे कार्बन अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन के साथ जैसे एक एंड पे जैसे H है, ये कार्बो ऑक्जेलिक ग्रुप है, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। दूसरे साइड पे अमाइनो ग्रुप है, और ये यहाँ पे रेडिकल वेरिएबल है, रेडिकल आर वेरिएबल है। तो वन एंड इज कॉल्ड एज एन टर्मिनल एंड। जो अमाइनो एसिड का जो एक एंड होगा उसे हम कहेंगे एन टर्मिनल। तो एन आपको कहाँ पे नजर आ रहा है, अमाइनो ग्रुप के अंदर नजर आ रहा है, एन टर्मिनल। वन एंड इज कॉल्ड एज अमाइनो एन टर्मिनल एंड, while other end is called carboxylic or C terminal end। जो दूसरा एंड है कार्बोक्सिलिक और C टर्मिनल, ये N टर्मिनल और दूसरा है C टर्मिनल। N और C क्यों कहते हैं, वाई बिकॉज जैसे आपने देखा बॉन्ड जो बना था तो N और C के दरमियान बना था, जैसे C डबल बॉन्ड O और N और H, दूसरा जो अमाइनो एसिड था N और H के दरमियान बीच में जो बॉन्ड बना था उसका नेम था पेप्टाइड बॉन्ड और अमाइड बॉन्ड। तो इसी तरह से जो इनके जो बॉन्डिंग के बनने की जो एंड्स हैं उस हवाले से इनके नेम्स हैं। जैसे वन एंड इज कॉल्ड अमाइनो एन टर्मिनल एंड अदर एंड इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक और सी टर्मिनल। सिंपल वर्ड, जैसे सी किस में है, सी जो है कार्बोक्सिलिक में, एन किस में, एन जो है जाहिर अमाइनो एसिड में, तो एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल। टर्मिनस भी कहते हैं किन किन जगहों पे, बट हम अपने टेक्स्ट बुक के हवाले से जैसे देखेंगे तो एक जैसे अमाइनो एसिड होता है उसका जो एन टर्मिनल होता है, लिंकेज और बॉन्डिंग बनती जाएगी, पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाएगा, अमाइनो एसिड लिंक होते जाएंगे, और दूसरा जो एंड होगा उसे हम कहेंगे सी टर्मिनल एंड। इस तरह से लिंक होते जाएंगे, अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाएगा, और जो दूसरा अदर एंड होगा, अदर एंड को हम कहेंगे सी टर्मिनल कहेंगे। सी क्यों कहते हैं, बिकॉज इसमें कार्बोक्सिलिक एंड का सी डबल बॉन्डेड ओ जैसे मौजूद है, तो उस वजह से हम कहते हैं कि ये सी टर्मिनल है। New amino acid can be added to the chains in its carboxylic or C terminal end in the same way। कैसे, जैसे ये अमाइनो एसिड फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड था उसका ये N टर्मिनल है, ये N टर्मिनल हुआ। अब जो नेक्स्ट जो अमाइनो एसिड होगा लिंक होगा वो इस C टर्मिनल के साथ ऐड होगा। अगेन जैसे दो अमाइनो एसिड बन गए तो यानी नेक्स्ट जो अमाइनो एसिड होगा उसका C टर्मिनल होगा। इस तरह से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक अमाइनो एसिड और दूसरा अमाइनो एसिड, यहाँ पे इस एंड पे जैसे एन टर्मिनल था और इसका जो है सी टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड बन चुका है, तो पेप्टाइड बॉन्ड बन चुका है। अब क्या होगा, अब इस तरह से ये होगा, यहाँ पे जैसे सी टर्मिनल फ्री है, इस अमाइनो एसिड का जो जैसे एन होगा वो इसके साथ जो लिंक होगा या बॉन्ड होगा। तो ऐसे करते जाएंगे तो इस जगह पे एंड पे आखिर में यहाँ पे क्या है, इसमें यकीनन जैसे सी टर्मिनल मौजूद है तो इसी सी टर्मिनल के साथ लिंक होंगे। जैसे ये जो ट्रेन के डब्बे आ रहे हैं, कंपार्टमेंट आ रहे हैं, जैसे लिंक हुआ, तो लिंक होने के लिए जो एंड है अमाइनो एसिड की लिंक होने के लिए जो एंड होता है वो होता है सी टर्मिनस। इसके जरिए जो है अमाइनो एसिड से एक दूसरे के साथ लिंक होते जाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाएगा। वेरी सिंपल टर्म्स हैं, जैसे ये एन टर्मिनल अमाइनो एसिड का एन टर्मिनल और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सी टर्मिनल, और न्यू अमाइनो एसिड लिंक होगा वो इस सी टर्मिनल के साथ ऐड होगा, सी टर्मिनल एंड के, और इस एन के साथ लिंकेज नहीं होगी। हमेशा जो न्यू अमाइनो एसिड होगा, जैसे आपने डीएनए के अंदर आपने पढ़ा था कि जब डीएनए के अंदर पॉलीमराइजेशन का अमल हो रहा था, न्यू न्यूक्लियोटाइड जो ऐड होते हैं तो हमेशा 3 प्राइम एंड के साथ जैसे ऐड होता है, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड 3 प्राइम एंड 3 प्राइम 5 प्राइम एंड के साथ अटैच नहीं होता है। इसी तरह से अमाइनो एसिड में भी ये सेम चीज है कि जैसे एन एंड है उसमें वो एक साइड पे पड़ा होगा, और जो नेक्स्ट जो अमाइनो एसिड होगा लिंक होगा तो वो हमेशा सी टर्मिनल एंड पे एंड होगा। होपफुली आपने इसको नोट किया होगा। इतनी बड़ी पॉइंट या इतनी बड़ी पॉइंट नहीं है एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट के हवाले से, यकीनन आप जो है इनको समझ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। आसान है, कोई इतनी डिफिकल्टी इसमें नहीं है। जैसे अगेन ये एक तो यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो इसी तरह से ये ओवरऑल जैसे अमाइनो एसिड की लिंकेज भी दिखाई गई है। जैसे ये एक अमाइनो ग्रुप है, ये जो है उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, ये दूसरा अमाइनो एसिड, उस अमाइनो एसिड का जैसे एक एंड पे अगर कार्बोक्सिलिक है दूसरे साइड पे अमाइनो ग्रुप होगा, तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल बन के रिलीज हुआ है और यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बना है।
तो अब नेक्स्ट जैसे देखें ये कौन सा एंड होगा, नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक सी टर्मिनल एंड। तो नेक्स्ट जो अमाइनो एसिड होगा इस एंड से लिंक होगा, इस एंड से लिंक नहीं होगा, इसी एंड से जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है इस एंड से आगे बढ़ती जाएगी, सी एंड से न्यू अमाइनो एसिड लिंक होते जाएंगे सी एंड से। ठीक है, यही इसमें की पॉइंट थी जो आपने नोट भी की, याद भी कर ली। अब हम आते हैं नेक्स्ट, आते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स होंगी, जिसमें जैसे न्यूली सिंथेसाइज्ड जो प्रोटीन होता है वो होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की सूरत में होता है, और उसके बाद जैसे इसी प्रोटीन के अंदर जैसे फोल्डिंग और भी इनके अंदर मॉडिफिकेशंस आती जाएंगी, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड देन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो वेरियस फॉर्म्स प्रोटीन्स के बनते जाएंगे। तो सबसे पहले हम जो पहला प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जो अमाइनो एसिड की जो पहली स्ट्रक्चर बनती है उस स्ट्रक्चर का नेम होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की जो शेप होती है वो बिल्कुल लीनियर और स्ट्रेट चेन ऑफ अमाइनो एसिड होती है। जैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएंगे, लीनियर और स्ट्रेट चेन ऑफ अमाइनो एसिड बनती जाएगी, स्ट्रेट चेन ऑफ अमाइनो एसिड, स्ट्रेट चेन ऑफ अमाइनो एसिड। तो इसमें जाहिर है बॉन्डिंग जस्ट ओनली पेप्टाइड बॉन्ड होगी, और ऐसे प्रोटीन की जो शेप होगी वो स्ट्रेट होगी। और विद एग्जाम्पल याद करना होता है ये हर एक कैटेगरी। और ये ऐसे सवाल है, अगर आप पुरानी टेस्ट अगर आप देखेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, इसमें बहुत ही ज्यादा प्रीवियस टेस्ट में एमसीक्यूज आए। हर एक स्ट्रक्चर के हवाले से जो एग्जाम्पल याद करना होता है कैटेगरी वाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन बात आएगी क्रैमिंग की या मेमोराइजेशन की, ताकि आपको ये प्राइमरी स्ट्रक्चर के कौन से एग्जाम्पल है जो एसटीबी में लिखे हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की कौन से एग्जाम्पल है, टर्शियरी की कौन से, क्वाटरनरी की कौन से। जैसे प्राइमरी में आप जैसे आपने पढ़ा है इंसुलिन है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हेयर एंड स्पाइडर वेब है, टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर एंजाइम्स हैं 3D शेप में होते हैं, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में जैसे हीमोग्लोबिन का एग्जाम्पल है। तो अब हम इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है उसकी कौन सी फीचर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है उसकी कौन सी फीचर्स हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है उसकी कौन सी फीचर है, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है उसमें क्या है मौजूद है। तो सबसे पहले जैसे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आते हैं कि यानी एक लीनियर लफ्ज की मीनिंग होती है स्ट्रेट, लीनियर और स्ट्रेट चेन ऑफ अमाइनो एसिड होती है, पॉलीपेप्टाइड विद द स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। ये चीज आप जहन में रखें कि जैसे हमने इंग्लिश की अल्फाबेट का एग्जांपल लिया था, 26 लेटर्स हैं, कुछ 3, 4, 5 लेटर वर्ड होते हैं, और उनके अंदर एबीसी के जो अल्फाबेट होते हैं वो जो है डिफरेंट होते हैं। इसी तरह से हर एक प्रोटीन के अंदर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होगी, और उनका नंबर या तादाद कितने अमाइनो एसिड होने वो डिटरमाइन तो डीएनए ने किया था, डीएनए से एमआरएनए, और एमआरएनए जो है प्रोटीन बनाने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दी थी राइबोसोम तक वो ले आए थे, और पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड बनी थी उसी वक्त, यानी डिटरमाइन था कि कितने इसमें अमाइनो एसिड होने, तो उनकी सीक्वेंस क्या होनी है, प्रॉपर सीक्वेंस होगी। अगर प्रॉपर नहीं होगी तो आपको पता है ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन, तो सिकल सेल एनीमिया हो जाती है, यू नो वेरी वेल। तो इसी तरह से यानी इसमें लीनियर पॉलीपेप्टाइड विद स्पेसिफिक सीक्वेंस भी, तरतीब भी मखसूस होगी, और नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, कितने अमाइनो एसिड हैं इस प्रोटीन के अंदर, वो मखसूस होगा। इट इज शोन बाय ऑल प्रोटीन्स दैट ट्राई सिंथेसिस ऑन द राइबोसोमल सरफेस। ये कब डिटरमाइन होता है, जैसे आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ही डिटरमाइन होता है कि ये फलां प्रोटीन बनना है तो इसमें कितने अमाइनो एसिड होंगे, उनकी सीक्वेंस क्या होगी, ये सब डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए जो राइबोसोम में आता है वहां पे प्रोटीन्स बनते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड, असेंबल अमाइनो एसिड्स होते हैं, और एक चेन बनती है। तो उस वक्त ही डिटरमाइन होता है कि कितने इसमें अमाइनो एसिड होंगे और उनकी सीक्वेंस या तरतीब क्या होगी। आइदर एसीटी एक्ट बनना है या कैट बनना है, ठीक है, तो जो कुछ भी बनना है मीन्स इस तरह से जो है अरेंजमेंट होती है। आफ्टर द सिंथेसिस अ प्रोटीन does not remain its primary structure but can be changed into some other structural conformation, particular shape, form and structure। जरूरी नहीं है कि ये सारे अमाइनो एसिड जो है लिंक हो गए और एक पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड बना, प्रोटीन बना, वो प्रोटीन इसी प्राइमरी स्ट्रक्चर में पड़ा रहे, नहीं होगा। काफी सारे ऐसे मीन्स जैसे प्रोटीन्स होते हैं जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन तक ही महदूद होते हैं,
बाकी कुछ जो इसे इनमें फर्दर मॉडिफिकेशन होती है, जैसे स्ट्रेट चेन ऑफ अमाइनो एसिड, अगर ये क्वाइलिंग फॉर्म में आती है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होती है। अगर ये 3D शेप में फोल्ड एंड सुपर फोल्ड में आएंगे तो उसे हम कहेंगे ये टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। एंजाइम्स की टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होती है और एक यूनिट बना लेते हैं। ऐसे 2 या 4 यूनिट जो होंगे वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनाएंगे। तो यानी यही बात बताई गई है कि जरूरी नहीं है कि ये इसी प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही प्रोटीन पड़े रहे, इसमें आगे फर्दर मॉडिफिकेशन होती है। बट प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है इंसुलिन हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में होता है, एसटीबी के अंदर लिखा हुआ है। ये इसका जो एग्जांपल है एसटीबी में, एनटीबी में नहीं लिखा हुआ है, एसटीबी के अंदर एग्जांपल है। बट ये इसके अंदर 51 अमाइनो एसिड होते हैं, 51 अमाइनो एसिड लिंक होते हैं और इंसुलिन बन जाता है। तो बहरहाल ये हुई प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसमें लीनियर और स्ट्रेट चेन ऑफ अमाइनो एसिड होती है। लीनियर और स्ट्रेट चेन ऑफ अमाइनो एसिड है। जैसे कि आपको पता है कि देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, जिनकी नेम्स हैं ये 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। हमारे सिलेबस में किसी में भी सिलेबस में अमाइनो एसिड्स के नेम नहीं है। इस क्रास का मतलब है ये नेम्स नहीं है, आपको याद नहीं करने। जैसे ये जेनेटिक कोड आपने जैसे चैप्टर 6 के अंदर जैसे जीन एक्सप्रेशन में पढ़ा था, तो उसमें तो 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड कोडान आपने बिल्कुल याद कर लिए थे। बट वही सेम अमाइनो एसिड है, एलेनिन, अर्जिनिन, एस्परजिन, एस्पेरेटिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, हिस्टीडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइलएलेनिन, प्रोलिन, सीरिन, थ्रियोनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, फाइनली वैलिन। तो ये जो है सारे अमाइनो एसिड 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड के नेम्स हैं। जैसे ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनी है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनी है तो इसकी डायरेक्शन डीएनए में, डीएनए ने एमआरएनए में वो ट्रांसक्राइब हो गई। और उसके बाद जो है जैसे तरतीब से बने, जैसे ग्लाइसिन है, प्रोलिन है, थ्रियोलिन, क्या क्या एक के बाद दूसरा कौन सा होगा, ये सारी अरेंजमेंट एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट की सूरत में बनते हैं। मोरओवर जैसे आपने जो इंटीटेस्ट के स्टूडेंट है उन्होंने पढ़ा है कि जैसे ये मैसेंजर आरएनए डीएनए से अपनी इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए में ले आया है, राइबोसोम तक ले आया है, और राइबोसोम में जैसे आपको पता है कि अमाइनो एसिड से इस तरह से लिंक होते जाएंगे और एक पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड, ग्रोइंग चेन जैसे अमाइनो एसिड बनती जाती है। तो इस तरह से जो पहली स्ट्रक्चर बनती है तो उसे हम कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो स्ट्रेट चेन की सूरत में होती है, लीनियर चेन में होती है और उसके अंदर एक ही बॉन्ड है, जैसे पेप्टाइड बॉन्ड होता है। वन अमाइनो एसिड इज लिंक्ड विद अनदर अमाइनो एसिड बाय पेप्टाइड और अमाइड बॉन्ड। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? इसका एग्जाम्पल हुआ इंसुलिन। इसी तरह से काफी सारे और जो से प्रोटीन है वो इस फॉर्म में नहीं होंगे, यकीनन उनकी फॉर्म जैसे चेंज होगी आगे। जैसे नेक्स्ट जो लेवल है वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, प्राइमरी के बाद यकीनन जैसे सेकेंडरी। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की जो होती है उसमें जैसे क्वाइलिंग होती है, एक क्वाइलिंग होती है और प्लीटेड फॉर्म भी होती है, क्वाइलिंग एंड प्लीटेड फॉर्म में होती है। जैसे ये स्ट्रेट चेन थी, अगर ये क्वाइल फॉर्म में आती है तो ये यानी अपनी शेप चेंज कर ली, बट उसके अंदर है क्या? उसके अंदर यही चीज मींस अमाइनो एसिड की जो चेन है वही है, बट इसकी जो शेप है वो जो है क्वाइल्ड हो गई है या प्लीटेड शेप में आ गई है, तो उसे हम कहेंगे ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होती है। जैसे हमने बिजली की वायर या ऐसे थ्रेड की किसी की बात करें, स्ट्रेट जैसे मौजूद है, अब इसी को अगर हम क्वाइल करें, फोल्ड करें, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बन जाती है। एसटीबी के अंदर थोड़ी सी डिफरेंट पॉइंट्स हैं और एनटीबी में डिफरेंट पॉइंट है, एक एडिशन है एनटीबी में जिसको हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल फीचर्स के हवाले से ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एक हेलिकल और हेलिक्स फॉर्म में होती है और दूसरी होती है फ्लैट एंड शीट फॉर्म में होती है। फ्लैट एंड, बिल्कुल फ्लैट लफ्ज की मीनिंग होती है सीधी प्लेन शीट की सूरत में, शीट की सूरत में होती है फ्लैट एंड। तो प्लीटेड शीट्स उसे कहते हैं, प्लीटेड शीट कहते हैं लाइक स्ट्रक्चर विच एस्टेब्लिश्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो प्लीटेड शीट जो बनती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए बनती है। जैसे ये जो है क्वाइल्ड और हेलिकल फॉर्म है और ये जो शीट है ये प्लीटेड शीट है, प्लीटेड शीट जिसे हम कहेंगे बीटा शीट कहेंगे, और ये जो क्वाइल और हेलिकल फॉर्म होगी उसे हम कहेंगे अल्फा हेलिक्स कहेंगे, अल्फा हेलिक्स कहेंगे, और उसे हम कहेंगे बीटा शीट कहेंगे। प्लीटेड शीट है, फ्लैटेंड है, सीधी है, प्लीटेड शीट है, तो उसे हम कहेंगे ये बी शीट और बीटा जैसे चेन कहते हैं, ये अल्फा चेन, बीटा चेन आपने जैसे सुना होगा। तो इसी तरह से तो यानी हेलिकल और हेलिक्स फॉर्म में है, और दूसरी जो है फ्लैटेंड शीट और प्लीटेड शीट है। प्लीटेड शीट क्यों एस्टेब्लिश होती है? वाई? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Opposite charging bearing groups of the different amino acids are secondary structure,
और जैसे कि आपको पता है कि जब भी कोई क्वाइल स्ट्रक्चर बनेगी, जाहिर है क्वाइल बनते जाएंगे, जैसे स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर और क्वाइल हेलिकल फॉर्म में बनेगा, तो उसकी क्वाइल्स को होल्ड करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्वाइल को होल्ड करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी। और फर्दर जो स्ट्रक्चर होगी, जैसे क्वाइल बनने से वो पूरी स्ट्रक्चर टिब्यूलर बन जाती है, ट्यूब लाइक बन जाती है। तो इनकी फीचर्स में टिब्यूलर है, रिजिड है स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होंगे, सल्फाइड बॉन्ड भी आएंगे। विद एग्जाम्पल एनटीबी में, एसटीबी में मौजूद है हेयर्स एंड स्पाइडर वेब। ये जो तीनों पॉइंट्स जो है एसटीबी की है, जिनको आप याद करेंगे। जैसे इनकी जो स्ट्रक्चर है रिजिड टिब्यूलर है, और स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन बॉन्ड है, सल्फाइड बॉन्ड भी होते हैं। एग्जाम्पल में हेयर एंड स्पाइडर वेब है। अब हम सीखेंगे कि यानी ये प्लीटेड शीट क्या होती है, प्लीटेड शीट क्या होती है, प्लीटेड शीट के बारे में आएंगे। जैसे बिकॉज आपके लिए एक नया टर्म है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्लीटेड शीट, बीटा शीट जो होती है, फ्लैटेड शीट होती है, उसमें क्या फर्क है। जैसे ओवरऑल देखें, जैसे ये एक प्लीटेड शीट है, और जैसे इस शीट को जैसे आपको नजर आ रहा है हेलिक्स है, हेलिक्स की मीनिंग होती है क्वाइल्ड, हेलिकल और स्प्रिंग लाइक है। तो इस शीट को हम कहेंगे अल्फा हेलिक्स कहेंगे। और ऐसी स्ट्रेट जो शीट होती है, स्ट्रेट और जो इसमें प्लीट लाइक होती है, तो उससे हम कहेंगे बीटा प्लीटेड शीट है। तो ये बीटा प्लीटेड शीट, बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी, ये डॉट्स है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। और इसी तरह से ये क्वाइल्ड और हेलिकल फॉर्म है। क्वाइल्ड और हेलिकल, जाहिर है जब क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होगी उसको मेंटेन करने के लिए भी बॉन्ड चाहिए, उसको मेंटेन करने के लिए भी बॉन्ड चाहिए। तो इसी तरह से ये क्वाइल्ड और हेलिकल फॉर्म में आ जाएगी स्ट्रक्चर, ये क्वाइल्ड और हेलिकल फॉर्म में। और ये जो शीट की सूरत में होती है प्लीटेड शीट कहेंगे, जिससे हम कहेंगे बीटा शीट कहेंगे। अगेन यहाँ पे अल्फा हेलिक्स रखेंगे अलग से, जैसे डायग्राम है अल्फा हेलिक्स, तो ये क्वाइल्ड और हेलिकल फॉर्म में है, अल्फा हेलिक्स है। और ये जो है प्लीटेड शीट्स है, प्लीटेड शीट्स हैं। और प्लीटेड शीट्स, ये जैसे आपको पता है कि ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का नेम है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्वाइलिंग भी इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए मेंटेन है। और इसी तरह से जो प्लीटेड शीट्स है, ये ऐसी प्लीटेड शीट्स है, उनकी जो बॉन्डिंग है, बी शीट की जो बॉन्डिंग है वो बरकरार हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एनटीबी के अंदर ये पॉइंट मौजूद है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही प्लीटेड शीट्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्वाइल बरकरार है। एग्जाम्पल क्या है इसके, एग्जाम्पल में जैसे आपने पढ़ा है एक हेयर एंड स्पाइडर वेब, तो ये नया टर्म है प्लीटेड शीट, एनटीबी के हवाले से नया टर्म है प्लीटेड शीट। प्लीटेड शीट को आप जरा नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये प्लीटेड शीट्स क्यों है, वाई बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाई बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, जैसे क्वाइल्ड स्ट्रक्चर एज वेल एज प्लीटेड शीट है, इस वजह से। उसके बाद नेक्स्ट हम आएंगे टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी के बाद टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। एंड यू नो वेरी वेल टर्शरी स्ट्रक्चर का जैसे एग्जांपल जैसे हम नोट करते हैं कि वो एंजाइम्स होते हैं, 3D फॉर्म में होते हैं, फोल्ड एंड सुपर फोल्ड, यही सेम स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब फोल्ड एंड सुपर फोल्ड में जैसे उसकी अरेंजमेंट हो जाती है और 3D फॉर्म में आती है, तो उसे हम कहेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर ये एंजाइम्स हैं, ये टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर होते हैं। तो इसमें टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के हवाले से, इन सम प्रोटीन द लीनियर पॉलीपेप्टाइड इज चेंज इनटू हेलिक्स, द हेलिक्स फोल्ड अगेन एंड अगेन बाय ionic bond and disulfide bond to form a globular shape, then one globular shape structure, और इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर कहेंगे। जैसे ये फोल्ड तो थे प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनी, बट वो भी अगेन फोल्ड एंड सुपर फोल्ड बन के 3D स्ट्रक्चर में आ जाएंगे, ग्लोबुलर शेप आ जाएगी। प्रोटीन्स की जो शेप होती है ग्लोबुलर इन नेचर होती है, ये 3D फॉर्म में आते हैं, ये 3D स्ट्रक्चर होती है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर जैसे आप देखें इसके अंदर बीटा शीट्स भी मौजूद हैं, अल्फा हेलिक्स भी मौजूद हैं, ये सारी जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, बट ये अगेन फोल्ड एंड सुपर फोल्ड हुए, अगेन फोल्ड एंड सुपर फोल्ड हुए, तो इसके रिजल्ट में एक यूनिट बना है, ग्लोबुलर शेप बनी है, जिसे हम कहेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जैसे 3D फॉर्म में होते हैं, ये एनटीबी की पॉइंट्स हैं ये सारी, और एसटीबी की पॉइंट्स हैं ये सारी, एसटीबी की पॉइंट्स हैं, यहाँ पे एनटीबी की पॉइंट्स हैं। तो 3D फॉर्म है, फोल्ड एंड सुपर फोल्ड होते हैं, इसमें फोल्ड एंड सुपर फोल्ड्स होते हैं। बॉन्ड्स जो होंगे पेप्टाइड भी होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होंगे, आयोनिक बॉन्ड भी होंगे, और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होंगे। ये बॉन्ड वाले क्वेश्चंस जो हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एसटीबी में मौजूद है, एनटीबी में नहीं है, बट याद करने हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटीन के अंदर कौन कौन से बॉन्ड होंगे,
तो इसमें पेप्टाइड जाहिर है अमाइनो एसिड के साथ जो लिंक है, पहले तो स्ट्रेट चेन बनी थी, वो पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये बॉन्ड्स इसमें होते हैं। और शेप क्या है, 3D है, फोल्ड एंड सुपर फोल्ड है। एग्जाम्पल क्या है, लाइसोजाइम जैसे एसटीबी में जैसे लिखा हुआ है, टेस्ट में भी 1-2 बार ये सवाल आया हुआ है। तो 3D स्ट्रक्चर के हवाले से, एंजाइम की स्ट्रक्चर के हवाले से, या लाइसोसोम के लाइसोजाइम एग्जाम्पल, जैसे लाइसोजाइम इज एंजाइम, तो इस हवाले से जैसे ये क्वेश्चन आ चुके हैं तो आप यकीनन इनको आप याद करेंगे। 3D स्ट्रक्चर, फोल्ड एंड सुपर फोल्ड एक यूनिट जो बनता है, तो इसे हम कहेंगे ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है। इसी तरह से टर्शियरी स्ट्रक्चर के बाद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आती है। नेक्स्ट जो लेवल होती है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, मेमोराइजेशन के सवाल ज्यादा है, क्रेमिंग के सवाल ज्यादा है, और ये जिसमें हम खासतौर पे इसमें बॉन्ड हम देखेंगे कि टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर जैसे किस तरह से बॉन्ड है। तो ये जैसे अल्फा हेलिक्स आपने जैसे देखा, अल्फा हेलिक्स जो क्वाइल्ड और हेलिकल फॉर्म में थी, क्वाइल्ड और हेलिकल फॉर्म में ये जो डॉट्स हैं तो आपको पता है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इसी तरह से जो बीटा शीट है वो प्लीटेड शीट्स है, तो उसमें बीटा शीट को होल्ड करने के लिए भी ये ऐसे बॉन्ड्स जो होते हैं, इन्हें भी हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, इन्हें भी हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। बट ये जो फोल्ड एंड सुपर फोल्ड में कन्वर्ट होती है ये 3D स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर है, तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड होंगे। ऐसे फोल्ड्स को बरकरार रखने के लिए ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होंगे, आयोनिक बॉन्ड भी होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड भी होंगे। तो ये 3D स्ट्रक्चर या टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में होते हैं। मोरओवर यही जो है फोल्ड एंड सुपर फोल्ड है, फोल्ड एंड सुपर फोल्ड है, फोल्ड्स एंड सुपर फोल्ड्स की सूरत में जैसे ये 3D स्ट्रक्चर हुई है, तो इसमें डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, तो इसी तरह से जो आयोनिक बॉन्ड भी है, पेप्टाइड बॉन्ड भी है, ये सारे बॉन्ड बनते हैं 3D स्ट्रक्चर में, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में बनते हैं। तो इसके बाद हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे आएंगे। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शियरी स्ट्रक्चर के बाद है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्वाटरनरी यानी और भी हायर ग्रेड के ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर एक यूनिट बना, ऐसे 2 या 4 यूनिट्स जो बनते हैं तो उसे हम कहेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जैसे हीमोग्लोबिन का हम एग्जांपल पॉपुलरली लेते हैं, तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एग्जिस्ट इन वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन विच मोर देन वन ग्लोब्यूल इज अटैच्ड टू ईच अदर बाय हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जो पार्टिसिपेटिंग यूनिट अगर सेम और सिमिलर होंगे तो उसे हम कहेंगे होमोजीनस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अगर पार्टिसिपेटिंग यूनिट डिफरेंट होंगे तो उसे हम कहेंगे हेटेरोजीनस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। हीमोग्लोबिन जैसे देखें उसमें 2 अल्फा चेन्स हैं और 2 बीटा चेन्स हैं, तो अल्फा चेन और 2 अल्फा है और 2 जो है बीटा है, 2 अल्फा चेन्स हैं 2 बीटा चेन्स हैं। तो अल्फा चेन जो होती है उसमें 141 अमाइनो एसिड होते हैं, बीटा चेन जो होती है उसके अंदर 146 अमाइनो एसिड होते हैं। तो अल्फा चेन, बीटा चेन, और ये एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होती है, जिसे हीमोग्लोबिन का हम एग्जांपल लेते हैं, हीमोग्लोबिन का HB। तो जैसे देखें ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है जिसमें जैसे ओनली 1 यूनिट है, ऐसे ही मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड जो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, तो जिसमें एक ये देखें एक दूसरा ग्रुप 2 सिमिलर है और ये 2 सिमिलर है, तो एक हेटेरोजीनस स्ट्रक्चर बनी है जिसे हम कहेंगे हीमोग्लोबिन हेटेरोजीनस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, बिकॉज इसमें एक बीटा चेन्स भी है और इसी तरह से अल्फा चेन्स भी हैं और हीम ग्रुप भी मौजूद है। तो एक जैसी यूनिट्स नहीं है, इस वजह से हीमोग्लोबिन जो है, जैसे आपको पता है गैस ट्रांसपोर्ट में इसका इंपॉर्टेंट रोल है, हीमोग्लोबिन इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो उसके बाद जैसे एक ही जैसे एग्जांपल जैसे इसमें है आपको नोट करना है। उसके बाद जैसे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन्स टॉपिक आएगा, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन। सिग्निफिकेंस लफ्ज की मीनिंग होती है इंपॉर्टेंस, जैसे कि इंपॉर्टेंस सीक्वेंस के हवाले से जो आपने चैप्टर्स जो अभी हमने एंटी टेस्ट का जो माइनस हुआ है उसमें से आप देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ अमाइनो एसिड की क्या होती है। जैसे अगर एक प्रॉपर जैसे अमाइनो एसिड है, अगर वो सीरीज और सीक्वेंस बरकरार नहीं होती है तब भी बहुत ही बड़ा एक उसमें जो है ड्रेस्टिक चेंज का सबब बन सकता है। जैसे 6 नंबर जो एक हीमोग्लोबिन की चेन है उसमें नॉर्मल ग्लूटामिक एसिड होता है, अगर 6 नंबर जो चेन है प्रोटीन की उसमें अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड नॉर्मल है, वो उसकी जगह पे
वैलिन आ जाता है तो सिकल सेल एनीमिया हो जाती है, आरबीसी की शेप भी चेंज हो जाती है। तो ये इस तरह से सिग्निफिकेंस बताई गई है। एक तो नंबर, सीक्वेंस, तरतीब सब प्रॉपर होंगी तो प्रॉपर अमाइनो एसिड की देन बनेगी एक प्रॉपर, तो एक फंक्शनल प्रोटीन बनेगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सिग्निफिकेंस ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस यही है। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विच इज रिस्पांसिबल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द प्रोटीन। जैसे हमने नोट किया, जैसे एबीसी के 26 लेटर्स हैं और उसमें जैसे आप देखिए 3 4 5 वर्ड लेटर्स के भी वर्ड्स हैं, तो उसकी सीक्वेंस तो जरूरी है ना। अगर एक्ट लिखना है तो आपको एसीटी लिखेंगे, कैट उसमें सीएटी हो जाती है, उसमें भी 3 लेटर, उसमें भी 3 लेटर है। तो यानी इसी तरह से अमाइनो एसिड 20 टाइप्स के हैं, बट कितने अमाइनो एसिड कौन सी सीक्वेंस होनी है ये बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। यही जो आगे जाके फंक्शनल प्रोटीन बनते हैं, ताकि उनकी प्रॉपर एक सीक्वेंस होनी चाहिए और अमाइनो एसिड का तादाद भी। यानी इट इज डिटरमाइंड बाय द डीएनए न्यूक्लियोटाइड। आपको पता है डीएनए के अंदर स्पेसिफिक फॉर्म में एक मैसेज होता है, वही एमआरएनए के अंदर ट्रांसक्राइब होता है और एमआरएनए राइबोसोम तक जाता है और देन प्रोटीन सिंथेसिस होती है। अगर डीएनए के मैसेज में चेंज होती है, ये भी हमने जैसे उस चैप्टर में पढ़ा था, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन, तो उसमें आपने देखा जब डीएनए के अंदर मैसेज चेंज होता है तो एमआरएनए के अंदर भी मैसेज चेंज होगा, एमआरएनए के अंदर मैसेज चेंज होगा तो अमाइनो एसिड भी इम्प्रॉपर जो असेंबल होंगे तो एक प्रॉपर प्रोटीन नहीं होगा। इवन ड्यू टू पॉइंट यानी चेंज इन सिंगल और फ्यू अमाइनो न्यूक्लियोटाइड एंड डीएनए की सीक्वेंस में चेंज होते हैं, एक भी न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है तो आपको पता है कि उस जगह पे बहुत ही बड़ी चेंज आती है, चाहे वो डीएनए, एमआरएनए, देन जैसे राइबोसोम में जो अमाइनो एसिड आएंगे वो भी उनकी सीक्वेंस चेंज हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी और डिफेक्ट हो जाएगा। जैसे सिकल सेल एनीमिया जो एक हेरिडिटी डिसऑर्डर है, तो ग्लूटामिक एसिड नॉर्मल होता है, उसकी जगह पे वैलिन आ जाता है तो इससे बन जाती है सिकल सेल एनीमिया बन जाती है। तो ये सिकल सेल एनीमिया की फीचर्स है। सिकल सेल एनीमिया जैसे नॉर्मल आरबीसी जो है राउंड शेप होते हैं, सिकल शेप्ड आरबीसी होते हैं जिसे क्रेसेंट शेप भी कहते हैं, क्रेसेंट शेप्ड आर सिकल शेप्ड आरबीसी, सिकल शेप्ड आरबीसी जैसे 6 नंबर पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 6 नंबर पे अगर वैलिन होता है, वैलिन होता है तो ये सिकल सेल एनीमिया होती है। और अगर 6 नंबर चेन में 1 2 3 4 5 6 नंबर ये नॉर्मल है तो इसमें ग्लूटामिक एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड वाली चेन होगी तो वो नॉर्मल आरबीसी होंगे। और इसी तरह से अगर 6 नंबर पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन आ जाता है तो सिकल सेल एनीमिया होती है। जेनेटिक डिसऑर्डर है, हेरिटरी डिसऑर्डर है, फैमिली टेंडेंसी होती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये इनहेरिट होता है, जस्ट एक न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस की वजह से इतना बड़ा डिसऑर्डर होता है। सो नॉर्मली नॉर्मल आरबीसीज आर डिस्क शेप्ड एंड लुक लाइक द dove without holes in the center, they move easily through your blood vessels. RBCs contain iron rich protein called hemoglobin. This protein carries oxygen from lungs to the other parts of the body. Basic चीजें आपने ऐसे many times पढ़े हैं कि hemoglobin का क्या रोल है। Normal hemoglobin contains 4 polypeptides that 2 chains which consist of 141 amino acid and each 2 chain consists of 146 amino acid each. कौन से, जैसे हमने अल्फा और बीटा के बारे में पढ़ा था, अल्फा चेन जो है उसमें 141 जो अमाइनो एसिड होते हैं, बीटा चेन होते हैं 146 अमाइनो एसिड होते हैं। जैसे टोटल जो है इसमें 4 चेन थी, तो ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। तो उस कंडीशन को हम कहेंगे सिकल सेल एनीमिया, जिसमें ग्लूटामिक एसिड जो है रिप्लेस हो जाता है वैलिन में। तो सिकल सेल एनीमिया तो इसकी फीचर्स जैसे हमने पढ़ी है कि इसकी वजह से होता क्या है। इसकी वजह से ये होता है कि जब भी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है तो ये सारे ऐसे सिकल शेप आरबीसी जो होंगे वो उनकी शेप चेंज हो जाएगी, नैरो ब्लड वेसल में फंस जाएंगे। अगर हार्ट को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल है और उसमें ऐसे सिकल शेप आरबीसी आएंगे तो जाहिर है उस ब्लड वेसल का डायमीटर जैसे कम हो जाएगा, ऐसे आरबीसी फंस जाएंगे, हार्ट को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं मिलेगी, हार्ट अटैक हो जाएगा। और इसी तरह से स्ट्रोक भी हो सकता है अगर कैरोटिड आर्टरी के अंदर ये चीजें हो जाएं। तो ये बहुत ही इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। सिकल सेल एनीमिया इज अ सीरियस डिसऑर्डर इन विच द बॉडी मेक्स सिकल शेप्ड और क्रेसेंट शेप्ड आरबीसीज। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा जिसे हम कहेंगे सिकल सिकल हीमोग्लोबिन, सिकल हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एस, वो ए था ये एस था। सिकल हीमोग्लोबिन काजेज द सेल्स टू
डेवलप सिकल आर क्रेसेंट शेप्ड, सेल्स स्टिफ एंड स्टिकी हो जाएंगे, ब्लॉक द ब्लड वेसल्स, और इसी तरह से ब्लॉक्ड ब्लड वेसल्स काज पेन एंड डैमेज टू अदर ऑर्गन, जैसे हार्ट भी डैमेज हो सकती है, ब्रेन भी डैमेज हो सकती है। मोर ओवर आपने जैसे किडनीज भी अगर पढ़ी हो तो आपको पता है कि उसके अंदर वॉल ऑफ कैपिलरीज का जैसे नेटवर्क होता है, उसके अंदर भी जैसे अगर ऐसे आरबीसीज फंस गए तो किडनी भी फेल हो सकती है। ओवरऑल पेनफुल एक सिचुएशन भी होती है। सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय पॉइंट म्यूटेशन in beta globin gene in which only one nucleotide is replaced by another, which cause the change in the amino acid sequence of beta chain of the hemoglobin। ये आपने जैसे डिटेल में पढ़ी है, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। सिंपल वर्ड्स में हम ये कहेंगे एक ही अमीनो एसिड में चेंज होता है। सिकल सेल हीमोग्लोबिन शोज ओनली वन डिफरेंस फ्रॉम नॉर्मल हीमोग्लोबिन। नॉर्मल हीमोग्लोबिन है HbA, सिकल शेप्ड हीमोग्लोबिन HbS जिसे कहते हैं, दैट ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। ये ऐसा सवाल है जो मेनी टाइम, एक दो बार भी नहीं कई बार टेस्ट में सवाल आया है कि ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन कब, सिकल सेल एनीमिया में होता है। अब आपकी क्लास फिजिक्स की होगी, बाकी हम इसको कल से कंटिन्यू करेंगे बायोमॉलिक्यूल की। सी यू बाय टुमारो।